Hello friends, class 9th. I was teaching you the French revolutions. किस तरह से वुमेन्स ने स्ट्रगल किया है. सो वीडियो 5 ऑफ द चैप्टर. वुमेन्स ने अपने अधिकारों के लिए सफरेजी मूवमेंट चलाया था. इक्वल वेजेस नहीं दी जाती थी उनको. लंबे समय तक 200 ईयर से भी ज़्यादा समय तक संसार की महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ा. और फाइनली 1946 में फ्रांस ने वुमेन्स को वोट देने का राइट दिया. मोस्ट रिवॉल्यूशनरी अगर हम देखें, क्रांतिकारी जो सोशल रिफॉर्म्स थे जैकोबिन्स के, रिजाइम्स, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी थी उसको रोक लगा दी गई. इन द फ्रेंच कॉलोनीज में, कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिन्स क्यू एंड ग्वाडेलूप एंड सेंट डोमिंगो वेर द इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थे. वो कमोडिटीज वस्तुओं के, जैसे कि टोबैको है, इंडिगो है, शुगर है और कॉफ़ी है. एंड ये इम्पोर्टेंट कमोडिटीज है, इनके सप्लायर्स थे. बट द रिलिक्वेंस ऑफ यूरोप, लेकिन जो यूरोप के इच्छुक लोग थे टू गो, वो जाना चाहते थे वर्क इन डिस्टेंस अनफेमिलियर लैंड, बहुत दूर अनजान जगह पर दूर जाने के शौकीन थे. वो क्यों थे? मेन ए शॉर्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांटेशन की जाती थी वहाँ पर लेबरों की कमी होती थी. तो इसलिए बहुत सारे जो ऐसे लोग होते थे, अगर हम बात करें दिस वॉज मेड बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. एक ट्रायंगुलर सेफ बन गया था कि अफ्रीका से बहुत सारे जो स्लेव ट्रेड थे, जिसमें गुलाम बना के उन्हें इन देशों में, यूरोप और अमेरिका में भेजा जाता था. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था. एंड मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्ड्यूक्स और नेंटीज, जो मर्चेंट व्यापारी थे, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्ड्यूक्स और नेंटीज से आते थे अफ्रीकन कोस्ट में. व्हेन दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम, और वो इन स्लेव्स को, इन दासों को लोकल चिफ्टेन से खरीदते थे. एंड branded and shackled, the slaves were packed tightly into ships. इनको अच्छी तरह से ब्रांडेड तरीके से शैकल करके स्लेव्स वर पैक्ड किए जाते थे. एंड टाइटली इनटू शिप में इनको टाइटली पैक किए जाते थे. फॉर द 3 months लॉन्ग वॉयेज, क्योंकि 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा होती थी. Across the Atlantic to the Caribbean, they were sold to plantations owners. और इन मर्चेंट के द्वारा जब स्लेव्स को बेच दिया जाता था, यहाँ से यूरोप से अफ्रीका से खरीदने के बाद, ये लोग जब लंबी यात्रा से इन दासों को खरीद के लाते थे और वहाँ बेच देते थे. दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, क्योंकि प्लांटेशन ओनर्स को प्लांटेशंस के लिए स्लेव की आवश्यकता होती थी. द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव, अब यहाँ पे जो दास आया करते थे, यहाँ पर इन दासों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था. और मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, और जिस तरह से जो स्लेव थे, स्लेव लेबर थे, इनका शोषण इस वजह से भी ज़्यादा हुआ क्योंकि यूरोपियन बाजार में कहें शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो, जो ये इम्पोर्टेंट फसलें थी, इन 3 इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ की जो डिमांड थी यूरोप के बाज़ार में बहुत ज़्यादा थी. तो इन 3 चीज़ों के ग्रोइंग के लिए
बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर की आवश्यकता थी, स्लेव लेबर की। जब स्लेव लेबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो उनका शोषण करना शुरू कर दिया गया। जो पोर्ट्स थे, सिटीज लाइक बॉर्ड्यूक्स एंड द नैंटीज ओवर दियर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इस तरह से इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, दियर वॉज अ लिटिल क्रिटिज्म ऑफ द स्लेवरी। थोड़ी बहुत जो स्लेवरी थी उसकी आलोचना की गई फ्रांस में। नेशनल असेंबली की बात करें, जो नेशनल असेंबली थी, पार्लियामेंट वहाँ की, हेल्ड अ लॉन्ग डिबेट, एक लंबी वार्ता हुई अबाउट द वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड। जो राइट्स हैं मैन के, क्या उन्हें एक्सटेंड किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए, या फ्रांस में सभी व्यक्तियों के अधिकार बढ़ाए जाने चाहिए। जो फ्रांस की प्रजा थी, इंक्लूडिंग द कॉलोनी, इट डिड नॉट पास एनी लॉज, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई लॉ पास नहीं किया गया। फियरिंग, क्योंकि वो डरते थे, अपोजिंग फ्रॉम द बिजनेसमैन, उन कारोबारियों से डरते थे जिनकी इनकम बेसिकली स्लेव ट्रेड से ही आती थी। यानी कि ये दासों का व्यापार करते थे। अफ्रीका कंट्री से दासों को लाके यूरोप के अन्य देशों में बेचने का काम किया जाता था फ्रांस के कई कारोबारियों के द्वारा। तो इसीलिए फ्रांस में इस बात का भी डर था कि अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जिसमें सभी नागरिकों को अगर समान अधिकार दिए जाए तो उनके व्यापार पर इसका असर दिखता। Finally, the convention, which is 1794 legislated to free all the slaves, the French overseas possessions, they however turned out to be the short-term measures 10 years later. तो जो फ्रांस ओवरसीज, जो फ्रांस यात्रा थी, पोसेशन, दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर के लिए, जो 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना तो उसने क्या किया, इस स्लेवरी को, इस दास्तां जो थी, गुलामी जो थी, इसको नए तरीके से री इंट्रोड्यूस किया। अब क्या, किस तरीके से री इंट्रोड्यूस किया उसने, जो प्लांटेशन ओनर थे, बागानों के जो मालिक थे, अंडरस्टूड देयर फ्रीडम, वो अपनी फ्रीडम को समझते थे, एज इंक्लूडिंग द राइट्स बी एंड इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज, वो अफ्रीकन निग्रोज को स्लेव बनाते थे इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने आर्थिक रुचि के लिए। स्लेवरी वॉज फाइनली एबोलाइज, और फाइनली जो स्लेवरी थी एबोलाइज की गई, रोक लगा दी गई स्लेवरी में। इन फ्रेंच कॉलोनीज में, फ्रेंच कॉलोनी में आखिरकार स्लेवरी पर रोक लगा दी गई 1848 में। वरना जो अफ्रीका से इन स्लेव को, दासों को फ्रांस या अन्य यूरोपियन देशों में भेजा जा रहा था, और जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही थी इन स्लेव लोगों की, इनका बहुत ज़्यादा शोषण होता था, इनको मारा पीटा जाता था, इनसे ओवरवर्क कराया जाता था, इनको वेजिस बहुत कम दिया जाता था, और इनको अपनी फैमिली से मिलने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बेसिस पर इंडेंटर्ड लेबर के रूप में बहुत ज़्यादा संख्या में, न केवल अफ्रीका से बल्कि भारत से भी बहुत सारे लोगों को यूरोपियन देशों में भेजा गया। और जैसा कि बताया कि जैसे टी है, कॉफ़ी है, इंडिगो है, कॉटन है, इनकी जब यूरोपियन मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो ट्रेडर्स ने ज़्यादा मात्रा में जो दास थे, इन दासों को
खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उस टाइम की बात में दासों को खरीदा जाता था और दासों को बेचने के लिए इनको बहुत अच्छे कपड़े पहना दिए जाते थे और इन दासों को नाम से नहीं बुलाया जाता था, इनको एक नंबर दिया जाता था। रिवॉल्यूशंस की बात करें अगर हम एवरीडेज लाइफ में, हमारे आज के जीवन में अगर हम रिवॉल्यूशन को देखें, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वियर? क्या जो पॉलिटिक्स है चेंज कर सकती है क्लोथ को पीपल के जो लोग पहनते हैं? वियर द लैंग्वेज वी दे स्पीक, और वो भाषा जो वो बोलते हैं, वो बुक जो वो पढ़ते हैं। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी सच चेंजेज। फ्रांस ने ऐसे कई सारे बदलाव देखे जो पुरुष, महिला और बच्चों के जीवन में देखे जा सकते थे। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ, और जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने अपने आप को कैसे देखा? टुक अपॉन देमसेल्फ पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जो क्या करेंगे? इस आज़ादी के को ट्रांसलेट करेंगे और लिबर्टी और इक्वल, समानता और स्वतंत्रता को इनटू एवरीडे प्रैक्टिस में। वन इम्पॉर्टेंट लॉ अगर हम बात करें, दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टेली। बास्टेली में जो स्टॉर्म आया, तूफान आया समर में 1789 में, वो तभी उसके बाद एक लॉ बना दिया गया था, वो एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप। जो सेंसरशिप थी, यानी कि किसी भी भाषा में जो न्यूज़ थी उसको छापना अलाउड नहीं था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ओल्ड रेजाइम जो था, पुराना जो राजतंत्र था, वो ऑल रिटर्न मटेरियल्स, उसमें जो सभी रिटर्न मटेरियल्स थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जैसे बुक्स में, न्यूज़पेपर में या प्लेज, नाटकों में, कुड बी पब्लिश, वो पब्लिश की जा सकती थी, छापा जा सकता था, और परफॉर्म वन ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव बाय द सेंसर ऑफ किंग, केवल राजा की रजामंदी के बाद। राजा अगर किसी मैटर पर अप्रूवल देता था, उसके बाद ही कोई न्यूज़पेपर में या बुक्स में या मैगजीन में छपती थी। राजा ने सेंसरशिप लगाई थी। नाउ दे डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ मैन, अब जल्दी ही एक राइट्स बनाए गए जिसमें पुरुष और नागरिकों के अधिकारों को घोषित किया गया, जिसमें प्रोक्लेम किया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी एक नेचुरल राइट था, एक सबका प्राकृतिक अधिकार था। न्यूज़पेपर्स जो थे, पम्पलेट थे, बुक्स थी एंड प्रिंटेड पिक्चर्स जो थे, फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के शहरों में इन भारी मात्रा में अखबारों की, बुकों की, पम्पलेटों की और तस्वीरों की बाढ़ जैसी आ गई थी। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल रैपिडली इनटू कंट्री साइड, और यहाँ से ट्रेवल करते हुए गांव में पहुंच गई। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस द इवेंट्स, उन सभी लोगों ने इन घटनाओं को डिस्क्राइब किया। एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, प्रेस की स्वतंत्रता, ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, जो कोई भी घटना होती थी उसके विरोध में हम उसको एक्सप्रेस किया जा सकता था। इवेंट को एक्सप्रेस, घटना को वर्णित किया जा सकता था। साइड सो टू कन्विंस द अदर्स ऑफ इट पोजिशन दो द मीडियम ऑफ प्रिंट, प्ले जो थे, नाटक थे, गीत थे, फेस्टिव पोसेशंस थे, अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या किया गया? अट्रैक्ट किया गया। दिस वॉज वन वे, ये एक तरीका था, कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई विद आइडिया, जिससे हम दूसरे को ग्रैप्स कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें विद आइडियाज, लिबर्टी और जस्टिस से। और जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे,
दार्शनिक जो थे राजनीतिक, रोट अबाउट द लेंथ इन टेक्स्ट विथ ओनली ए हैंडफुल ऑफ एजुकेशन, जिसे केवल मुट्ठी भर शिक्षित जो लोग थे वही पढ़ते थे। यहाँ पर एक पेट्रियोटिक फैट रीडिंग प्रेस दिखा रखा है। द एनोनिमस प्रिंट 1719 में पब्लिश हुआ था। जो पेट्रियोटिक है, देशभक्त, फैट मोटा दिखाए गए हैं, रिड्यूसिंग प्रेस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसका जो कंक्लूजन निकलता है, इन 1804 में याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का शासक डिक्लेयर किया। वो जो चाहता था, एम्बिशियस था वो काफ़ी, वो यूरोप के और देशों में भी और टेरिटरीज को भी जीतना चाहता था। कंकर कहते हैं जीतना, विजेता बनना चाहता था नेबरिंग यूरोपियन कंट्री का, डिस्पोसेसिंग एंड डायनेस्टिक एंड क्रिएटिंग किंगडम्स विद वेरी प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। नेपोलियन सॉ हिज रोल, नेपोलियन ने अपना जो रोल देखा एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉज, उसने कई सारे नए लॉज बनाए देश के लिए। सच द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि एक व्यक्ति को कितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार था। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, जो पूरी दुनिया में माप और तोल, वेट कहते हैं भार और तोलने की जो प्रणालियाँ अलग अलग होती है। जैसे एक देश में किसी वस्तुओं को अगर हम तोलें और उसको फिर नापें तो वो अलग उसमें पैसा मिलेगा, वही उसी वस्तु को दूसरे देश में तोलें तो वहाँ पर अलग पैसा मिलेगा। तो क्योंकि हर देश की करेंसी भी अलग अलग होती है, तो हर दुनिया के हर देशों की जो माप तोल है अलग होती है। लेकिन इसी ने फ्रांस ने नेपोलियन के द्वारा ही वेट एंड मीजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम भी फ्रांस की ही देन है। इनिशियली शुरुआत के दिनों में जो बहुत सारे लोगों ने नेपोलियन को कैसे देखा, एज ए लिबरेटर के रूप में देखा, हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, जो लोगों को क्या देगा, आज़ादी देगा, लोगों के लिए आज़ादी मिलेगी। बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यू, लेकिन बहुत जल्दी ही जो नेपोलियनिक आर्मी थी, नेपोलियन की सेना थी, केम टू बी व्यू एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स के रूप में देखा। ही वॉज फाइनली डिफीटेड, और फाइनली हर जगह पर जब वो सेना का अधिग्रहण कर रहा था तो देखा कि 1815 में यूरोप के देशों के साथ, रशिया है, फ्रांस है, इन देशों के, फ्रांस का तो खुद शासक था, बेल्जियम है, इन लोगों ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया और इसको पकड़ के सेंट हेलेना द्वीप में भेज दिया। कहते हैं यहाँ इसकी मौत हो गई। मैनी ऑफ एज मीजर्स, बहुत सारे जो उसके मीजर थे, दैट कैरीज द रिवॉल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी, इसमें उसके जो क्रांतिकारी विचार थे लिबर्टी के, एंड मॉडर्न लॉज जो थे, आधुनिक कानून जो थे अदर पार्ट ऑफ यूरोप में भी मीजर किए, देखे गए। एंड यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, और इस तरह से पीपल पर इम्पैक्ट पड़ा इसका। आफ्टर द नेपोलियन हैज लेफ्ट, जब नेपोलियन ने छोड़ दिया था, यानी कि नेपोलियन जब फ्रांस का एम्परर नहीं था, उसके बाद रियलाइज किया गया कि जो नेपोलियनिक कोड उसने बनाया था, ने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में उसने रिफॉर्म्स किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, भू सामंती व्यवस्था है, भू दासत्व है, और ये हम देख रहे हैं कि वेट एंड मीजर प्रणाली है, नाप तोल प्रणाली, डेसिमल सिस्टम है, और जैसे हर किसी को वो एक आज़ादी, फ्रीडम देना चाहता था, इक्वलिटी देना चाहता था। तो कहीं ना कहीं उसके जो मीजर थे वो यूरोप के अन्य देशों के द्वारा भी उसको अपनाए गए थे। आइडिया ऑफ लिबर्टी अगर हम देखें,
एंड डेमोक्रेटिक राइट्स जो थे वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. दे स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में जहाँ जो फ्यूडल सिस्टम था एबोलाइज किया गया, रोक दिया गया फ्यूडल सिस्टम को. कॉलोनाइज पीपल रीवर्कड, जो कॉलोनाइज पीपल थे उन्होंने रिवर्क किया आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू द मूवमेंट टू क्रिएट सोवरेन नेशन स्टेट की ओर. और टीपू सुल्तान जो था, राजा राम मोहन रॉय जैसे दो एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड आइडिया, कहीं ना कहीं ये रिवॉल्यूशनरी फ्रांस के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इंस्पायर थे इन चीज़ों से.